सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो अपना लाइट वाला चैप्टर है। और लाइट वाले चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उन पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखो, लाइट वाला एक ऐसा चैप्टर है चाहे हमारा रेलवेज का एग्जाम हो या फिर एसएससी का हो, यहाँ से क्वेश्चन जब फ्रेम होता है तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल पार्ट नहीं बनता, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स वाले फॉर्म में जरूर आ जाते हैं जो हमें लगते हैं थोड़े से टिपिकल है, बट दे आर वेरी इजी। कि अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आती है, कहाँ पे प्लस साइन लगाना है, कहाँ पे माइनस साइन लगाना है, बस यही छोटी छोटी इश्यूज हैं। लेकिन डू नॉट वरी, यहाँ पे हम लोग उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा कि लाइट एग्जैक्टली है क्या। लाइट, सो लाइट भी हीट की तरह एनर्जी का एक फॉर्म है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, करेक्ट। सो आपको याद होगा जब हम लोग वेव के बारे में पढ़ रहे थे तो वी डिस्कस्ड कि वेव्स बेसिकली दो कैटेगरीज में थी। वन वाज मैकेनिकल और दूसरी थी मेरे भाई नॉन मैकेनिकल। याद आया? तो इसमें से जो नॉन मैकेनिकल वाला पोर्शन है, इस नॉन मैकेनिकल में क्या था कि इसको ना मीडियम की जरूरत नहीं होती थी। मीडियम वाज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो दैट मीन्स कि अगर मैं लाइट की बात करूंगा तो लाइट आपकी एयर में तो ट्रेवल करेगी, बट इवन ये आपके वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इट कैन ऑल्सो ट्रेवल इन दी वैक्यूम। सो लाइट इज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है तो हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, बचपन से हमको याद भी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी है। बट आपको याद है जब हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे यूनिट एंड डायमेंशन, तो मैंने आपको बताया था कि 3 × 10⁸ क्या है ना, ये इजी हो जाता है याद करना। बट अगर मुझसे कोई पूछे एग्जैक्ट तो वो क्या होगी, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। बट इट्स ओके, आपको अगर ये वैल्यू नहीं भी याद हो रही तो भी चलेगा, बट ये नॉलेज पर्पज के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी हुई थी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। दैट मीन्स कि सर ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। बट अब आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ गाइस, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव या इट्स अ पार्टिकल? इसका जवाब कौन दे सकता है? तो अगर आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो सर यहाँ पर हमारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, हेलो दीपेन, सबसे पहले चीज दिमाग में आनी चाहिए कि सर देखो ऐसा है, लाइट की ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है। क्या? इट हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो यानी लाइट का वेव और पार्टिकल नेचर दोनों ही होता है। ये आप याद रखना। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि वेव नेचर कौन सा है, पार्टिकल नेचर कौन सा है? तो उसके लिए आप थोड़ा सा 20वीं शताब्दी की तरफ चलिए, तो आप लोग चीज़ों को लिंक कर पाएंगे। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, किसने दिया? हर्ट्ज द्वारा। क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन द्वारा। स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क द्वारा। So these all things were explained by the quantum theory of light, right? So according to this, light actually consists of the packets of energy that travels in a straight line with the speed of light. तो जो एनर्जी पैकेट्स हैं, जानते हो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं फोटॉन्स। सो हर एक पैकेट को हम लोग फोटोन या फिर क्वांटम ऑफ लाइट कहते हैं। जो the waves associated with the moving particle are known as matter waves और de Broglie waves। तो यहाँ से मैं लिंक कर सकता हूँ कि सर हम लोग किसकी बात कर रहे थे? पार्टिकल नेचर की। तो लाइट का पार्टिकल नेचर तो है, लेकिन साथ में कुछ फिनोमिनाज हैं जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारे के सारे सर वेव नेचर शो कर रहे हैं। मतलब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर अगर मैं दोनों दिख रहा तो मैं क्या बोलूंगा कि लाइट का वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है, यानी लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ठीक है। तो ये तो रही बात हमारी बेसिक्स की। नाउ, अब लाइट का जो ड्यूअल नेचर है उसका एक आइडिया तो लग गया, लेकिन सर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स और सुने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में समझा दूं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? सो गाइस, अब देखो, जब भी आपकी रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से, लेट से एयर में, ये रे ऑफ लाइट गई, जाने का टकराई और टकराने के बाद वापस उसी जगह आ गई, देख रहे हो? जिस मीडियम में से जा रही थी उसी मीडियम में आ गई। एक स्ट्रेट लाइन और खींच दूं, नॉर्मल बना दूं मैं जरा। देखो, जिस भी सरफेस टकराएगी ना, ये आपका एक पॉलिश सरफेस होगा। और ये स्ट्रेट लाइन जो है इसे नॉर्मल कहते हैं। तो जो रे ऑफ लाइट जहाँ से आ रही थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आ रही है, यहाँ पे टकराने का, अगर मान लो कि ये शीशा नहीं होता, पानी होता या फिर ग्लास स्लैब होता, तो इसमें क्या होता, इसकी जो वेलोसिटी मान लो v जा रही है, तो इसमें वेलोसिटी में चेंज आ जाता, राइट।
यानी इस रे ऑफ लाइट का जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वहाँ पे वेलोसिटी में चेंज होता है, करेक्ट। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन ड्यू टू चेंज इन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट्स वेवलेंथ आल्सो चेंजेस। लेकिन एक चीज याद रखना गाइस, जो चीज चेंज नहीं होती है, बहुत एग्जाम में पूछता है, और वो है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली रिमेन्स सेम। तो इसके लिए मैंने अलग से ये ब्लैक कलर में मेंशन कर रखा है, स्टार ही मार्क कर दे रहा हूँ कि एग्जाम में बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। सो वही चीज यहाँ पर देखो, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, frequency of any wave does not depend upon the medium. Frequency of any wave does not depend upon the medium in which it is traveling. So frequency depends upon the source of light, right? तो frequency जो होगी of the light ray, it always remains same. तो ये statement wise क्वेश्चन कई बार पुट अप हुआ है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। नाउ मैं उसी पॉइंट पर वापस आता हूँ। तो अभी हम लोग जैसे एक पॉलिश सरफेस लिए थे, एक रे ऑफ लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई आने का टकरा गई, तो ये रे ऑफ लाइट जो यहाँ पे सरफेस आके स्ट्राइक कर रही है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। व्हाट इज इट? दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे। ओके, नाउ गाइस, जब ये रे यहाँ पर टकराएगी तो टकराने में वापस भी जाएगी। जब ये रे ऑफ लाइट वापस जाती है टकरा के, तो क्योंकि रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे आप रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची थी, जो स्ट्रेट लाइन थी, दैट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। दैट्स द रूल नंबर 1। दूसरा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होते हैं, एंड दैट्स द सेकंड पॉइंट। तो यही हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या? द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन इन विच दे आर प्रोपोगेटिंग। And also you must remember, incident and reflected ray both lie on the either side of the normal drawn which is perpendicular to the reflecting surface, जो आपके सामने प्रेजेंट है। एक नॉर्मल है, लेफ्ट साइड में इंसिडेंट रे, राइट साइड में रिफ्लेक्टेड रे, राइट? ओके, नाउ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर होता है, उसका फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक। तो जब भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है किसी प्लेन मिरर पर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं। ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब मुझे क्वेश्चन पूछना है, एक व्यक्ति है जिसकी हाइट है मान लो 5 फीट, ठीक। तो अगर 5 फुट की हाइट है, तो गैस आप मुझे बताइए, ये जो शीशा है, ये कम से कम कितना लंबा हो जिससे मैं ये व्यक्ति अपना हेड टू टो पूरा का पूरा इस शीशे के अंदर देख सके। तो प्लीज आंसर दिस, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ दिस मिरर so that this person of 5 foot can actually check his height, can actually check his head to toe in that mirror. So what do you think should be the correct answer? And guys, I'll ask those questions which are asked in the examination, and these are the ones which create confusion. So I want the exact figure. Can you please answer this? By the way, you are 100% correct guys। तो यहाँ पे जो शीशे की लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? 2.5 फुट पर 2.5 ft। 1 second, so let me go there। तो क्योंकि 5 फुट दे रखा है, तो सर इट विल बी 2.5, राइट। यानी ये कितना हो जाए? आधा। सो द मिनिमम साइज ऑफ द मिरर which is required to see the full image of the observer, so must be half of the observer's height। That's important। so guys, केवल 2.5 रहेगा क्या? और अगर 7 का इस्तेमाल कर लिया तो guys ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है? मिनिमम साइज कह रहा है। तो जब मिनिमम की बात हो रही है, तो इसका मतलब सर 2.5 से बड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2.5 होना चाहिए अगर वो 5 का है। That is correct, right? So again let me mark important। तो ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला है, अगर इस मिरर के सामने यहाँ जो ऑब्जेक्ट रखा है वो d दूरी पे रखा है, तो इमेज कितनी दूरी बनेगी? तो गाइज यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो भी d दूरी पे ही बनेगी। यानी जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा, आपकी इमेज भी उतनी दूर ही बनती है। सो फॉर अ प्लेन मिरर, इमेज इज एज फार बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, राइट।
तो जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे इमेज। फाइन। तो जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो साइज सेम रहता है यानी अनमैग्निफाइड है, इट्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट गाइस, आप लोगों ने अपने फोन में देखा है कि जब आप कोई सेल्फी ले रहे होते हैं तो जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो राइट में दिखाई देता है और जो राइट पोर्शन है वो लेफ्ट में दिखाई देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग भी शीशे के सामने कभी खड़े होकर देखना, आप अपना लेफ्ट हैंड जब रेज करेंगे तो इट विल फील लाइक कि उसमें राइट हैंड रेज हो रहा है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सो दैट्स द concept of mirror. So basically yes, the image formed by the plane mirror is inverted horizontally, मतलब लेफ्ट और राइट जो होते हैं ये इंटरचेंज हो जाते हैं। राइट, मतलब वहां पर जो लेफ्ट है वो राइट में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। सो लेट मी राइट इट हियर, दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर, लेटरल इन्वर्जन। ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताना, जैसे मान लो ये पानी की बोतल है, ठीक। अब इस वाटर बॉटल की जो लेंथ है, लेट्स से इट्स ऑफ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो गाइस जब मैं प्लेन मिरर के सामने से रखूंगा तो कितने हाइट, इसका साइज कितना बड़ा दिखाई देगा? 50 सेंटीमीटर की बोतल है तो इमेज कितनी बड़ी दिखाई देगी? अब ऐसा है कि हम लोग जब स्टार्टिंग कर रहे थे इस रिफ्लेक्शन वाले पार्ट की, तभी मैंने बताया था इमेज उतनी ही होगी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स इमेज विल बी अनमैग्निफाइड, जो पीछे लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है तो मैं क्या कहूंगा, मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि सर जो पावर होगी ना वो है जीरो, क्योंकि सर मैग्निफिकेशन ही नहीं है। और जो फोकल लेंथ होती है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? पावर की वैल्यू जीरो है तो दैट इज इनफाइनाइट। तो फोकल लेंथ जो प्लेन मिरर की है दैट इज इनफाइनाइट और पावर होती है वो है जीरो। तो जितनी चीजें हमने अभी तक पढ़ी वो एक ही पेज पर ये सारी चीजें अब आ गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सो व्हाट इज इट? सबसे पहले ये जो प्लेन मिरर है इसमें इमेज इज बिहाइंड द मिरर एज फार एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट, यानी जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे इमेज। इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है इट इज अनऑब्स्ट्रक्टेड, इट्स वर्चुअल एंड इट्स इरेक्ट, राइट। और जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो हॉरिजॉन्टली इन्वर्टेड होती है, मतलब राइट और लेफ्ट इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, पावर होती है जीरो। रिलेशन मैंने आपको बता दिया है कि पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट्स हैं तो एक बार पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमने प्लेन मिरर का जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे फ्रेम होते हैं उसका देख लिया। अच्छा हाँ, दो चीज़ें और रह गई इसमें, तब तक मुझे पूछ भी लेना, अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ पूछ लेना, ठीक है। अब ऐसा है, अगर मान लीजिए दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, एक ये रहा प्लेन मिरर और एक प्लेन मिरर ये रहा। अब दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं और यहां पर है ऑब्जेक्ट, ठीक। मुझे बताइएगा इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी? हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस? एनीवन? अब देखो, ऐसे केस में अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो ये टेंशन मत लेना कि सर मुझे तो फॉर्मूला ही नहीं पता है, राइट। क्योंकि अपना एग्जामिनेशन कॉपी पेस्टेड वाला नहीं कि भाई ठीक है वहां से रटा और इधर उतार दिया। हमारे एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछेगा तो थोड़ा सा आपका दिमाग भी लगवाएगा। अब सिंपल सा फंडा है भाई, आप लोग सैलून गए हैं तो सैलून में स्पेशली वो जो पुराने जमाने वाले सैलून होते थे उसमें क्या था, आप जब सैलून में बैठते थे हेयर कट के लिए या फिर बियर्ड के लिए, सामने एक शीशा है, एक शीशा पीछे है। उसमें क्या होता था, पहले हमारा फेस, फिर बैक पार्ट, फिर फेस, फिर बैक पार्ट, और ऐसे करते करते एक बड़ी इमेज होती है और छोटी 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 बहुत सारी इमेजेस होती आती थी। वो फील कुछ ऐसा होता था जैसा अभी आपको होने वाला है। जस्ट हैव अ लुक, लेट मी गिव यू दैट फील। देख रहे हो, कुछ इस तरीके का फील होता था। बस ये बात अलग है, इसमें सारे के सारे मेरी इमेजेस, मेरे बस फेस ही आ रहा है। उसमें बस इतना होता था कि शीशे में यहाँ पे सबसे आगे वाले मेरा फेस आएगा, पीछे वाले में फिर मेरा ये बैक पार्ट,
फिर मेरा फेस, फिर बैकवर्ड, ऐसे करते करते देख लो ये इनफाइनाइट शो कर रहा है। ये आपका वो एग्जाम्पल है जो आपको समझा रहा है कि सर अगर दो पैरेलल मिरर्स हैं, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो वहां पे जो इमेजेस बनती हैं वो कितनी बनती हैं? इनफाइनाइट बनती हैं। करेक्ट। दूसरा एक और क्वेश्चन, क्योंकि दो सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अगर दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो, अगर दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी गाइस वो कितनी बनेंगी? वो बनेंगी टोटल 3। कितनी होंगी? 3। राइट। सो अब गाइस ये तो हो गए आपके दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दो एग्जांपल्स। इसको ए मान लो, इसको आप बी मान लीजिए। ठीक है। अब गाइस बाकी केसों का क्या? इफ आई टॉक अबाउट दी अदर केसेस, तो उसमें आप ऐसे समझना कि अगर रैंडमली आपसे पूछ ले कि दो प्लेन मिरर्स आपके 60 डिग्री के एंगल पे हैं तो क्या होगा, या फिर दो प्लेन मिरर्स आपके 40 डिग्री एंगल पे तो क्या होगा, तो आपको कहीं पे रटने की जरूरत नहीं है। आप बस सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाएंगे, एंड द फॉर्मूला विल बी 360 अपॉन 90, सॉरी 360 अपॉन थीटा। थीटा का मतलब वो एंगल हो गया जो आपसे एग्जाम में कहेगा कि जो आपके मिरर्स हैं वो कितने एंगल पे रखे हुए हैं। सो 360 ओवर थीटा। और अगर आंसर आपका इवन में आ रहा है तो आप उसे -1 कर देना। ठीक। ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, और दैट्स इंपॉर्टेंट वन। वैसे तो हमारे एग्जाम के लिए ये दो ही काफी है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम पूछ ले तो 360 ओवर थीटा, और इवन में अगर आंसर आ रहा है तो -1 लगा दो। तो अब जैसे 90 डिग्री का पूछा था, अब 90 डिग्री पे एंगल रखा है दोनों मिरर्स का, तो 360 इक्वल लगाओ 360 अपॉन थीटा मतलब 90। 9 4 36 होता है, मतलब 4 इवन में आ रहा है। इट विल गिव द आंसर 3। तो ये मेरा 3 आंसर इस तरीके से आ गया। तो कुल मिला के आपके कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है। चलो, तो ये तो रही बात हमारी सारी प्लेन मिरर्स की। प्लेन मिरर में यही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के यही आएंगे। अब मिरर्स बेसिकली दो टाइप के हैं, मतलब जो दर्पण होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल यानी कि प्लेन, दूसरा होता है स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। तो समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर में बता चुका हूँ। नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड द स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव जिसको हिंदी में अवतल कहते हैं, दूसरा होता है कॉन्वेक्स जिसको हिंदी में उत्तल कहते हैं। तो जो कॉनकेव है वो आपका अंदर की ओर घुमावदार होगा, डेट इज कर्व्ड इनवर्ड्स, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बाहर की तरफ घुमावदार होता है, यानी कर्व्ड आउटवर्ड्स। अब आगे मैं तभी बढ़ूंगा, पहले मैं क्लियर कर दूं कि दादा मैं लेंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आते हैं। हम लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम दर्पण यानी कि मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलो, सो जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट था एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसे। तो हमने जो जो पढ़ा, सबसे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन? सो दैट्स अ फिनोमेना इन विच लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर रिटर्न्स टू द फर्स्ट मीडियम ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से जाती है, जाने का टकराती है, और टकराने का जब सेम मीडियम में आ जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि सर इसने अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया है, तो गाइस दैट्स व्हाट रिफ्लेक्शन इज। तो अब यहाँ पर ये देखिए, ये रे ऑफ लाइट जो आ रही थी यानी इंसिडेंट रे, जहाँ पे टकराई टकराई तो वापस गई, सो दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, यहाँ से जो आपने स्ट्रेट लाइन खींची है, ये क्या है गाइस? इसको आप नॉर्मल कहते हैं। करेक्ट। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है, that is angle of reflection. So this is angle of incidence and this is angle of reflection, right? अब guys यहाँ पर पहला पॉइंट कि angle of incidence will be equal to angle of reflection, that's clear. अब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों आपके सेम पॉइंट पर दिख रहे हो, सो यस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो बस यही था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, बताओ इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि सर जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो पॉलिश्ड सरफेस होना जरूरी है, यानी शाइनिंग सरफेस होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर मुझसे कह रहा है
कि विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट, ऐसा पॉलिश सरफेस और शाइनिंग सरफेस को लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। हमसे ये नहीं पूछा कि कौन करेगा, हमसे पूछा विच डज नॉट रिफ्लेक्ट। तो जो नहीं करेगा दादा वो क्या है, वो है हमारा अनपॉलिश सरफेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सो अनपॉलिश सरफेस डजंट रिफ्लेक्ट लाइट। क्लियर, परफेक्ट। नेक्स्ट, द इंसिडेंट रे इज डैश। क्या था इंसिडेंट रे, ये मान लो मिरर है, अब यहां से एक रे ऑफ लाइट आई, टकराई, तो इंसिडेंट रे आके जब यहाँ पे टकरा गई तो इसी को हमने इंसिडेंट रे कह दिया। तो द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर, तो भाई आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। सो द पॉइंट, नहीं पॉइंट नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये जल्दबाजी में गलती कराने के लिए। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर, नो सर दैट इज रिफ्लेक्टेड। इसको क्या बोलोगे, इसको आप रिफ्लेक्टेड कहेंगे। तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, बिल्कुल सही है दादा, यही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट, एनीथिंग विच रिफ्लेक्ट्स लाइट रेज इज कॉल्ड व्हाट। तो कोई भी चीज जो लाइट रे को रिफ्लेक्टेड करे, यही टकरा के चली गई, तो क्या वो रियल इमेज है, क्या वो आपका वर्चुअल इमेज है, क्या इमेज है। तो गाइज, जब हम लोग लाइट रे की रिफ्लेक्टिंग की बात कर रहे हैं तो क्या होगा सर, वो ऑब्जेक्ट होगा, तभी तो यहाँ पे लाइट रे जब रिफ्लेक्ट करेगी तभी तो मुझे वहां पे दिखेगा कि भाई साहब ये चीज है क्या, करेक्ट। चलो, तो मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्लेन मिरर जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे इतनी देर से, दूसरा होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो मेन कैटेगरी है वो है स्फेरिकल मिरर। समझे। तो प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस इमेज दैट आर आइडेंटिकल और नियर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज टू द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। सो जो स्फेरिकल है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है, ये प्लेन मिरर है, इमेज आपकी इरेक्ट होगी, इट इज ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, it is at the same distance from the mirror as the object is in front of it, the image is virtual, cannot be obtained on the screen, और इमेज होती है आपकी laterally inverted, right। next, spherical mirrors में अगर मैं बात करूं तो the curved mirror which is a part of the hollow sphere, अब यहाँ पर कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा, ये डिपेंड करता है कि उस शाइनिंग सरफेस को किधर है। तो स्फेरिकल सरफेस हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, तो यहाँ पे देख रहे हो ये अंदर की तरफ यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिसे हम फोकस कह रहे हैं, तो ये कॉनकेव मिरर कहलाता है। तो कॉनकेव मिरर जो है हमारा, ये कैसा होता है, कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है, नाम से दिख रहा है कि सर यहाँ पे लाइट रेज क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो कॉनकेव मिरर, फिर से बता दो, लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मिरर की बात कर रहा हूँ। तो कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, जिससे रे ऑफ लाइट गई टकराने, कन्वर्ज होकर ये आ गई भाई पॉइंट एफ पर। तो ray of light parallel to the principal axis after reflection from a concave mirror meets at a point जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं, ये जो लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस है, जो पॉइंट है ये फोकस है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर whose reflecting surface is curved outwards। अब यहाँ पे बाहर की तरफ देखो, ये रे ऑफ लाइट आई यहाँ पे सर, अब टकराने बाद क्या इधर पहुंच गई। तो वैसे ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, राइट। सो रे ऑफ लाइट जब इसके पैरेलल लाइन दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मान लो, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट जब पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकरा के दूर चली जाएगी। so the ray of light parallel to the principal axis after reflection from a convex mirror gets diverged and appears to come from a point behind the mirror। देखो ऐसा लग रहा है कि आ यहाँ से रही है, लेकिन ये वर्चुअल पार्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हैं जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या है, फोकस क्या है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट, दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर। Radius of curvature, the radius of the sphere of which mirror is part, that's radius of curvature. Pole, so that is the center of the spherical mirror. Principal axis is सीधी line वाली, so a straight line passing through the center of curvature and the pole, that's principal axis. Principal focus, F वाला part, so in a concave mirror
rays of light parallel to the principal axis after reflection meet at a point on the principal axis. ये आपका फोकस हो गया. इन कॉन्वेक्स मिरर, अब ये कॉन्वेक्स वाले पार्ट पर देखो, मैंने क्या बताया था, कॉन्वेक्स कैसा होता था, डाइवर्जिंग होता था, करेक्ट. तो यहाँ पे फोकस में अब लाइट मीट तो नहीं करेगी, यहाँ पे फील होगा जैसे यहाँ पे मीट कर रही है. तो इन कॉन्वेक्स मिरर द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज एंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बिहाइंड द मिरर. देख रहे हो, तो यहाँ से इस पॉइंट में मीट कर गया. नाउ फोकल लेंथ, ये फोकस है. सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस. तो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ. इन स्फेरिकल मिरर याद रखना द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ. नेक्स्ट, तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, एफ बराबर आर बाई टू, अभी देख लिया था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u. और मैग्निफिकेशन के लिए आपका जो इमेज है ऑब्जेक्ट है उसका रेशियो निकाल दो. तो u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, f इज द फोकल लेंथ, r रेडियस ऑफ कर्वेचर, o ऑब्जेक्ट का साइज, i साइज ऑफ द इमेज, m आपका मैग्निफिकेशन. ठीक है. अब कौन के मिरर का इस्तेमाल कहाँ करते हो, टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, then headlights of vehicles to get parallel beams of light, shaving mirrors, dentistry, solar furnace, ये कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशंस हो गए जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है. कॉन्वेक्स मिरर, रियर व्यू मिरर्स इन दी व्हीकल्स. कॉन्वेक्स मिरर से क्या मिलता है सर, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेजेस मिलती हैं. वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन प्लेन मिरर्स. तो ये ना सुनने में थोड़ा टिपिकल लगता है, आओ थोड़ा सा आसान कर दूं. सो गाइस फॉर मेकिंग इट इजी आई हैव अ ट्रिक फॉर यू पीपल. और ट्रिक बहुत सिंपल सी है. ट्रिक क्या है गाइस, आई जस्ट वांना नो इसमें कितने अक्षर दिख रहे हैं आपको. कैन यू प्लीज काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स. तो यहाँ पे देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. कितने अक्षर हैं, 7. दूसरा कॉन्वेक्स, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. कितने अक्षर हैं, 6. तो गाइस जब नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर रहे हो, जस्ट वांट टू नो विच इज large, 7 or 6. So guys, 7 is large and 6 is small. Simple. तो ट्रिक क्या है इसमें, ट्रिक भी यही थी. ट्रिक इसमें कौन सी ट्रिक थी, ट्रिक ये है कि इसे 7 बड़ा है तो कॉनकेव से याद रखना इसमें बड़ी बड़ी इमेजेस बनेंगी, बिग इमेजेस. और कॉन्वेक्स छोटा तो यहाँ पे छोटी छोटी इमेजेस बनेंगी. लाइक रियर व्यू मिरर्स आपकी गाड़ी के, बहुत बड़ा ट्रक, बहुत बड़ी रोड एक छोटे से पार्ट पे दिखाई दे जा रही है. So it is decreasing the size, right? So that's the mirror's property. It is decreasing the size of an object. कॉनकेव साइज को बड़ा कर दे रहा है. ईएनटी डॉक्टर्स जो होते हैं, नाक कान गले वाले डॉक्टर्स, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन एग्जाम बहुत पूछता है, ईएनटी डॉक्टर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं. क्यों, नाक कान गले में सर वो साइज बड़ा करके देखना है, तो वहाँ पे ईएनटी डॉक्टर्स इसी का इस्तेमाल करेंगे. डेंटिस्ट, सोलर फर्नेसेस में, शेविंग मिरर्स में बियर्ड बड़ी दिखाई दे. तो ये आपके ट्रिक से अब याद हो जाएगा. कैसी लगी ट्रिक पहले बताओ, मजा आया. तो ये ना बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अब कभी भूलोगे नहीं इस तरीके से. ठीक है. अब जो इमेजेस बनती हैं तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखूँ, कहाँ पे इमेज बनेगी, वो देख लूँ, फिर लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा. ठीक है. तो ऐसे कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनती है फोकस पर. इसको याद रखने का तरीका बताऊं, अब याद कर लो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI. ये कौन सी ट्रिक है भैया, ये ट्रिक है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, इमेज इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो बनेगा फोकस पे. तो सर यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे, राइट. सो इमेज कैसी होती है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड. व्हाट अबाउट सी, तो सी पे है तो सी पे रहेगा. अभी देखना, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सी है, इफ इट इज बिटवीन सी एंड एफ,
तो इमेज आपकी रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बनती है। अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पर है, तो मैंने बताया था FCA वाली ट्रिक, तो इमेज भी आपकी सी पे ही बनेगी, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एज दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और if it is between C and F, so beyond C, image will be real, inverted and magnified. ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, वही सेम ट्रिक FCI। तो गाइज ये फिर से बता दूं, मैं मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंस वाले पार्ट पे नहीं। तो FCI ट्रिक क्या थी, F है तो I पे, I है तो F पर, C है तो C पे, तो I है तो एट F एंड बिहाइंड द मिरर। तो इमेज आपकी वर्चुअल है, अपराइट है एंड डिमिनिश्ड है, यानी कि साइज छोटा है, राइट। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट U is at a distance from the mirror, तो इमेज यहाँ पर बन रही है बिटवीन F एंड P। तो इमेज आपकी वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड होती है। अच्छा एक सेकेंड, ये कॉन्वेक्स कंफ्यूजन ना हो तो ना, वो एक्चुअली का जब स्लाइड बनाई है तो वहाँ पे वो चेंज करना भूल गए। चलो, सो अब यहाँ पर अगर इमेज इज क्लोजर टू, अगर ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू द मिरर, देख रहे हो, अगर मिरर के पास में है तो इमेज बनेगी F और P के बीच में। सो इमेज विल बी वर्चुअल, अपराइट एंड डिमिनिश्ड। और इमेज अपीयर्स लार्जर इन साइज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर टू द मिरर, तो ज़्यादा पास में होगा तो इमेज बड़ी नजर आएगी। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। अब आपको सर यही तो अभी हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे फिर? सो गाइस हम रिफ्रैक्शन नहीं, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कोई डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है गाइस। क्या डिफरेंस होता है कि रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि पॉलिश सरफेस होना जरूरी है, या शाइनिंग सरफेस। तो जब रे ऑफ लाइट आती है, तो रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। तो अगर मीडियम वो सेम, तो हम लोग कहते थे सर ये कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन का था। बट फिर रिफ्रैक्शन में क्या है? रिफ्रैक्शन में क्या होगा गाइस, जैसे मान लो पानी है, ठीक है, ये पानी है पूरा। अब एक रे ऑफ लाइट आई, पानी पे टकराई। अब इसे जाना तो असलियत में सीधे चाहिए था, ऐसे, लेकिन वो सीधे नहीं जाएगी। पहले कहाँ जाएगी फिर? पहले तो नॉर्मल बनाओ भाई। ये बनाया मैंने नॉर्मल, चलो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे बस इतना बताना, नीचे तो पानी है, ठीक, और मैं बाहर बैठ के किसी मछली को देख रहा हूँ पानी में। मैं बाहर बैठ के किसी पानी में किसी मछली को देख रहा हूँ। सो गाइस जो बाहर जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो कौन सा मीडियम है? तो बाहर जो मीडियम है गाइस वो है एयर, राइट। यानी रे ऑफ लाइट इस बार क्या हो रहा है, एयर से होते हुए पानी में जा रही है। तो क्योंकि मीडियम में चेंज हो गया है, तो या तो ये नॉर्मल के पास आएगी या फिर गाइस नॉर्मल से दूर जाएगी। अब कब पास आती है कब दूर जाती है, वो अभी मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा। बट पहले रिफ्लेक्शन समझो। When a light travels obliquely from one transparent medium to another, it gets bent. अब इसमें कुछ लाइन लिखी है तो उसके लिए मुझे ब्लैंक पेज चाहिए होगा। When a light travels from rare medium to the denser medium, it bends towards the normal. यानी अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो इट विल बी बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे हो जाएगा। तो इस पहले तो ये समझ में आया ना कि पास में आएगा दूर जाएगा बात की बात है, पहले रेयर और डेंसर का मतलब ही समझा दो। तो रेयर और डेंसर आप ऐसे समझो, रेयर मीडियम में आप डेंसिटी वाले पार्ट से भी लिंक कर सकते हो, इजी होगा। लेट से, और हाँ यहाँ पे मुझे सबसे आंसर चाहिए होंगे, बिकॉज सी दिस चैप्टर इज वेरी इजी, बट द ओनली पॉइंट इज हम लोग अगर इसे वही जैसे किताबों से रटते आ रटने के फॉर्म में देखोगे तो फिर इट विल बी टिपिकल। बट मेरा साथ दो, 10 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस से, अपने खुद के सिलेक्शन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि चीज़ें बहुत सिंपल है। अभी इफ यू विल जस्ट गूगल आउट माय नेम, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शंस आई हैव गिवन, मेरे कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर है। सो वो सभी एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे निचोड़ के बता रहा हूँ। ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल गेट वेरी इजी। सो सिंपल सा क्वेश्चन बस इतना है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एयर
और वाटर, इनमें से डेंस क्या होगा? तो आप कहेंगे सर जो वाटर है ना, वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा पास पास में है। अगर आप एयर की बात करेंगे तो एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़ा दूर दूर हैं। क्योंकि एयर में पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वी कैन से दैट एयर इज बेसिकली रेयर एंड दिस वाटर इज द डेंसर पार्ट, राइट? तो अगर रे ऑफ लाइट मेरी एयर से वाटर में जा रही है, मतलब कौन से मीडियम से आ रही है? वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। एंड क्या बोला था हमसे कि अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है मैंने यहाँ पे बेंड कराई नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल ही था। तो यही आप यहाँ देखो, ये एयर है, ये ग्लास है, तो ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ पे जा रही थी तो जाना तो स्ट्रेट ऐसे चाहिए था। कैसे आती? इस तरीके से ये आती है ऐसे स्ट्रेट। लेकिन अब वो स्ट्रेट ना जाके क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जा रही है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड इसलिए कर रही है बिकॉज दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ पे ये जो रूल है इसको थोड़ा आसान करता हूँ। तो अब इस रूल को समझना, मुझे इतना बताओ, अगर मान लो मुझे किसी भी चीज़ से डर लगेगा, मान लो मुझे किसी भी चीज़ से डर लग रहा है, तो डर लगने पे मैं उस चीज़ के पास आऊंगा या उस चीज़ से दूर जाऊंगा? तो इट्स वेरी सिंपल भाई, किसी भी चीज़ से जब डर लगता है तो हम उस चीज़ से दूर जाते हैं, यानी हम वहां से विल मूव फार अवे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे समझो जैसे मान लीजिए कि आप किसी मूवी की तरह किसी एक बड़ी सी हवेली में बंद हैं। बंद क्या है, आप कहीं घूमने गए हैं और बहुत बड़ी हवेली है। और पुरानी मूवीज याद है कि एक अंकल होते थे बाबा टाइप्स, मंकी कैप पहन के, एक उनके पास लालटेन होती थी, उसमें घूमते थे। और रात के टाइम पर वो भूत वाली आवाज़ आती थी तो फिर गेट खोल लिया जा रहा है और भूत को देखने जा रहे हैं। लेकिन वो मूवीज में होता था, वो रील का कॉन्सेप्ट था। रियल वर्ल्ड में क्या होगा? अगर मान लो कुछ आपको आवाज़ आ भी रही है, आप साइंस के स्टूडेंट्स, आपको पता है ये सब कुछ नहीं होता है, बट फिर भी अगर मान लो कि भेड़िए की आवाज़ आ रही है, कुछ भी आपको लग रहा है कि भाई यार ये तो मूवी जैसा लग रहा है सीन, तो क्या आप जंगल में टॉर्च या फिर वो लालटेन लेके ऐसे ढूंढने जाओगे, लाओ देख के आओ भाई साहब कौन सा वो भेड़िया हु कर रहा है या फिर ये कौन सा घोस्ट है? यू वॉन्ट गो, राइट? तो अगर किसी चीज से डर लगेगा तो यू विल बी अवे फ्रॉम दैट, आप उससे दूर रहेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पर इस्तेमाल करना। डर से क्या मतलब है मेरा? डर, डर से याद हो जाएगा डेंसर। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है तो डर, क्या हो रहा है? डर लग रहा है, दूर भागूंगा। तो डेंसर से रेयर में एग्जांपल ले लो, जैसे ऊपर है ग्लास और ये रहा एयर। तो डेंसर से रेयर मीडियम हो गया। तो रे ऑफ लाइट जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो डर की वजह से क्या हो रहा है, दूर भाग गई। तो ये वही दिखा रहा है कि नॉर्मली से जाना तो ऐसे था स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट ना जाके क्या हो रही है, दूर भाग रही है। तो वेन एवर द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द, बस दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो अब हमें टीआईआर समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अब हमें क्लियर है। तो ये तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पे देखा था। तो जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, उसी प्रकार से अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे आते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine angle of refraction is always constant for a given light of a given color and for a given pair of media, and that's given here. That is sine angle of incidence to the sine angle of refraction, it is always and always constant. Fine. So yes, as electromagnetic waves propagate from one medium to another, its velocity will change and hence light will bend as it travels from one medium to another. Now light ray travels from one medium to another, it will bend away from the normal. So when it will bend away from the normal, when it will move up towards the normal, that we have discussed. So electromagnetic waves propagate from one medium to another, their velocity will change and hence light bends as it travels from one medium to another, and we have discussed this. तो जो आपका पॉइंट है वो ये है कि the relationship between the sine angle of incidence and the sine angle of reflection is refraction basically is given by Snell's law, which states that this ratio of the sines of the angle of incidence and the refraction of a wave is constant when it is placed between the two passes through mediums. That is, sin I upon sin R will be constant. Fine. So that's done. Next.
नाउ वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब गाइस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालोगे ये समझना जरूरी है, राइट? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पॉइंट वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग क्लास। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देन द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कैसे वहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, एंड आल्सो द लेंस पार्ट, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रह रहा होगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। दैट्स इन द पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड यस वी हैव टू डिस्कस टीआईआर, ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो डिस्कस कि जो स्कैटरिंग होती है, डिस्पर्शन होता है, रेनबो का फॉर्मेशन है, ये सब कैसे होता है और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, दिस वील बी डिस्कसिंग इन दी अपकमिंग क्लास। सो प्लीज लेट मी नो यहाँ पर कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। एंड गाइज whenever you are having any of the chapter, it's a humble request कि जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो चैप्टर पढ़ने के बाद आप जैसे PYQs लगा रहे हैं या फिर किसी बुक से लगा रहे हैं और थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कहीं पर भी फंसो ना तो प्लीज पूछ लेना। वैसे मैं सारे बेसिक्स क्लियर करा दे रहा हूँ, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क दैट। दीपन ने क्लियर है ना? ठीक है, ग्रेट। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट लाइट। तो लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। तो पार्टिकल नेचर किससे पता लग रहा था, वेव नेचर किससे पता लग रहा था, वो हम डिस्कस दैट। तो क्रॉम्पटन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, पार्टिकल नेचर, देन इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये आपका वेव नेचर, राइट? ओके, नाउ इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने समझा कि जो मिरर्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। अच्छा, इट्स ओके, नो वरीज नो वरीज दीपक। तो जो मिरर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज प्लेन मिरर, वन इज स्फेरिकल। प्लेन मिरर में आपका जो मैग्निफिकेशन इट इज जीरो, आई मीन मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हो, ऑब्जेक्ट और इमेज का जब रेशियो निकालोगे तो वहाँ पे आंसर वन निकल के आएगा। सो पावर उसकी जीरो होती है और पावर जीरो है तो फिर वो जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। देन प्लेन मिरर में हम लोगों ने ये समझा कि सर इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, राइट लेफ्ट में दिखता है, लेफ्ट राइट में दिखता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको पूरा कंप्लीट साइज देखना है तो मिरर की लेंथ कम से कम उसके साइज की आधी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला समझा था कि दो पर्लर एंगल्स पर अगर मिरर रखे हैं तो जो आपके नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनाएंगे, तो 360 और थीटा, और इवन नंबर पे आप -1 कर देते हैं। ओके, सो दैट्स आल्सो डन। इसके बाद हम लोगों ने प्लेन मिरर के बाद स्फेरिकल मिरर समझा था। कॉन्वेक्स मिरर होता था आपका डाइवर्जिंग नेचर का और कॉनकेव मिरर होता था कन्वर्जिंग नेचर का। अब यही जो मैंने नेचर बताया कॉन्वेक्स और कॉनकेव का, इसका जस्ट अपोजिट नेचर आपको अब लेंस में देखने को मिलेगा, दैट्स इन दी नेक्स्ट क्लास। तो मैं रिफ्लेक्शन वाले पार्ट से स्टार्ट करूंगा क्योंकि वही आपका लेंस वाले पार्ट में लिंक होगा। तो मैंने जो अभी आपको डिस्कस किया था स्नेल्स लॉ, सो बेसिकली जो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा एंड देन विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दी डे वन पार्ट। कल हमारा यानी कि नेक्स्ट क्लास वील हैव द लाइट्स लास्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट। So that's all. Thank you guys. Thank you. Please take care. मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद एंड लव यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।